श्रोता नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार सुनने वालों के साथ साझा किए और हर बार की तरह इस बार भी ढेर सारे विषयों पर बात की, ढेर सारी जानकारी साझा की। तो हम भी अपनी रिवायत के मुताबिक आज के इस कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अपने साथ स्टूडियो में आज हमने जहमत दी है प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता जी को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में प्रोफेसर हैं और वहाँ पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जगदीश आज जी। सुबह मन की बात हमने सुना, बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें की वो हमने सुनी, बिल्कुल। तो उसी पर जिक्र हम करेंगे उन बातों का। शुरुआत में उन्होंने ओलंपिक्स का जिक्र किया, कुछ सवाल पूछ करके रोड टू टोक्यो क्विज के बारे में। तो उन्होंने मिल्खा सिंह जी का जिक्र किया, जो अब हमारे बीच में नहीं है, तो आकाशवाणी की तरफ से भी हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो मिल्खा सिंह भारत का एक सम्मान है, भारत का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्होंने बात की कि 1964 के जो टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भारतीय टीम का, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी किया और उन्हें बताया कि जब वो हॉस्पिटल में थे, कोरोना से ग्रस्त थे और उन्हें कहा गया कि अब फिर टोक्यो में ही होने जा रहे हैं ओलंपिक्स, तो आप भी देश के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कीजिए। खुद कोरोना से जूझ रहे थे, जिंदगी और मौत की जंग जो थी वो लड़ रहे थे। ऐसे में उस खिलाड़ी का जज्बा, इस उम्र में वो जज्बा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो भी मिल्खा सिंह जी को फॉलो किया है उनको पता है कि मिल्खा सिंह जी अपने एक्टिव करियर के बाद भी हमेशा प्रोत्साहन देते आए हैं जी। वो चाहते थे उनका जो रिकॉर्ड था इंडिया में 400 मीटर्स का 45.6 सेकंड्स, कोई इसको तोड़े, और उन्होंने उन दिनों में 1 लाख रुपए उन्होंने इनाम रखा था। जी जी जी। मिल्खा सिंह जी बहुत दुखी थे कि एथलेटिक ट्रेडिशन हमारे देश में जो 60s में इतनी दूर आया था वो बेसिकली पीछे हट रहा था, और हमेशा उन्होंने, जब भी उनको कोई भी मीडिया मिला, वो कोशिश करते रहे कि लोग इसके साथ जुड़े। और इसीलिए मिल्खा सिंह जी को ये कहना उसी स्थिति में कि आप कुछ कहिए, प्रोत्साहन दीजिए, जी। ये मिल्खा सिंह जी को बहुत अच्छा लगता कि जी। आज भी जी। देश उनकी तरफ देख रहा है, देश का प्रधानमंत्री उनकी तरफ देक रहा है, हमारे जो नौजवान जो एथलीट्स हैं उनको बढ़ावा देने के जी लिए। जी जी जी। और मिल्खा सिंह तो आप जानते हैं कि रोम ओलंपिक्स में थोड़ी बैड प्लानिंग के चलते वो मेडल जीतते जीतते वो रह गए, और जो ब्रॉन्ज मेडल उनको हराया था वो साउथ अफ्रीका के एथलीट थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में उसके पहले और उसके बाद, खास उसके पहले उससे हार चुके थे। जी जी जी। तो मिल्खा सिंह जी का मेडल न जीतना ओलंपिक्स में हमेशा खटास एक रहा है हमें मिल्खा सिंह जी में, और इसीलिए मिल्खा सिंह जी चाहते थे कि कोई इसको पूरी करे। जी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह जी से जिक्र करने से पहले उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य बनाया, उन्होंने एक छोटा सा क्विज पूछा ओलंपिक्स के बारे में, और उसके बाद उसने मिल्खा सिंह के बाद आया और उसने जो पूछा कि पहला भारतीय कौन था जिनको स्वर्ण पदक मिला इंडिविजुअल इवेंट में, जी। कौन सी स्पोर्ट में हमें मैक्सिमम पदक मिले हैं, ये वो परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए था कि हमारी यहाँ पे उपलब्धि क्या है। जी जी जी। उसके बाद मिल्खा सिंह जी के पास आए और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एथलीट्स की उन्होंने जिक्र किया। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो एथलीट्स का जिक्र किया, और आजकल जो एथलीट्स हमारे देश में आ रहे हैं वो बड़े बड़े शहरों से आते नहीं हैं, उसको हम कहते हैं स्मॉल टाउन इंडिया, रूरल इंडिया आ रहे हैं, जिनके माँ बाप उनको इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, बड़ी कठिनाइयों के सामने बड़ी कुर्बानियों को करते हुए बच्चों को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद अगर बच्चे को एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स में कुछ करना है तो इक्विपमेंट, और खास करके एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत हो जाती है। जी। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि खेलों में अगर आगे लाना है तो उनको प्रोत्साहन भी चाहिए, उनको समर्थन भी चाहिए, उनको सहयोग भी चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 130-135 करोड़ का देश होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत उतना अच्छा नहीं कर पाता था। उसी को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया अभियान शुरू किया गया, जिसमें न केवल शहरों के आसपास बल्कि गांव तक जा करके खिलाड़ियों
उनको चुना गया, उनकी तलाश की गई और उसके लिए सरकार उनको ट्रेनिंग दे रही है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे गेम्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं और ख़रीदना आम आदमी के बस में नहीं होता। तो उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों का जिक्र किया जो टोक्यो ओलंपिक्स में जा रहे हैं भारत की तरफ से। उन्होंने प्रवीण जाधव का जिक्र किया जो कि तीरंदाज हैं और उनके माँ बाप जो है मजदूरी करते हैं। नेहा गोयल का उन्होंने जिक्र किया जो हॉकी की प्लेयर हैं और उनकी माँ और बहनें जो है साइकिल बनाने की फैक्ट्री में काम करती हैं। दीपिका कुमारी का उन्होंने जिक्र किया और बहुत सारे प्रिया गोस्वामी का जिक्र किया। शिवपाल का उन्होंने भाला फेंकते हैं जो उनका जिक्र किया। तो खेलों में आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से सहयोग और अपने जज्बे का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा महत्व है? देखिए, सबका एक रोल होता है। बात यह है खेलो इंडिया का हम आजकल इतना पुश क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे एथलीट्स का स्कूल लेवल पे जो परफॉर्मेंस होता है अगर देखा जाए दूसरे देशों से उतना फर्क नहीं है जी। उसके बाद हम ये नौकरी के दौड़ धूप में लग जाते हैं और वो आगे बढ़ नहीं पाते जी, हैं। जी, जी। और इसलिए खेलो इंडिया का काफी पुश दिया गया है। पर दूसरी बात, हमारे देश में जब हम खेल कूद की बात करते हैं तब हम क्रिकेट की ही बात करते हैं और हमारी नेशनल साइकी में, कॉन्शियसनेस में, चूंकि क्रिकेट में एक वजह रहा है, क्रिकेटर्स का नाम हमेशा हमारे साइकी में रहा है जी। जब प्रधानमंत्री जी खुद देश के सामने खास करके ऑल इंडिया रेडियो संस्थान के द्वारा रेडियो का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों लोगों के सामने नाम लेते हैं, कुछ लोगों का नाम लेते हैं, तो इन नाम है लोगों के अंदर वो रह जाता है। और इन एथलीट्स को जो प्रोत्साहन मिलता है और दूसरे बडिंग एथलीट्स को जो प्रोत्साहन मिलता है, उनको लगता है नहीं सिर्फ क्रिकेट ही हमारे देश में एक खेल नहीं है और भी दूसरे स्पोर्ट्स है जहां पे हम कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका जो एक इम्पैक्ट होता है उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी है और एज अ सिग्नल लोगों को देना, भाई सिर्फ क्रिकेट की ओर मत जाओ, इतने सारे स्पोर्ट्स है और इतने सारे स्पोर्ट्स में इतने सारे लोग इतना कष्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, आप भी कुछ करो। और अगर कुछ कर नहीं पा रहे हो तो चीयर इंडिया। और एक बात तो है, मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूं, आप जानते हैं। आजकल सिर्फ क्रिकेट नहीं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में जब भी इंडिया के एथलीट्स अच्छे करते, जैसे दूती चांद, हिमा दास वगैरह करते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो सिर्फ क्रिकेट की बात करते थे अब उनको पोस्ट करते हैं और दुनिया को बताते हैं देखो इन्होंने भी काफी अच्छा और वो भी प्राउड फील करते हैं कि भारतीय है और ये काम कर रहा है। और डॉक्टर साहब एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कुछ नाम का जिक्र मैंने किया है तो उसका ये मतलब नहीं कि बाकी जो खिलाड़ी हैं, और हम भी चाहते हैं कि जिनका नाम उन्होंने लिया हम भी उनका नाम लें, किसी का नाम छूटे नहीं। जैसे भिवानी हरियाणा से मनीष कौशिक का, चिराग शेट्टी का उन्होंने जिक्र किया, शिवपाल का उन्होंने जिक्र किया, भवानी देवी चेन्नई से उनका जिक्र किया। खेलों को लेकर उदासीनता, हम पढ़ाई करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं बीए करूंगा, एमए करूंगा और मेरा अंततः गुत्वा जो लक्ष्य है वो नौकरी पाना है। इस मानसिकता को बदलना कितना जरूरी है और जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान रखे हैं जिसमें ये मानसिकता खत्म की जाए। आप जिस फील्ड में रुचि रखते हैं उस फील्ड में आप जा सकते हैं और उसमें तो जिक्र है कि 6th क्लास के बाद आप रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सोच को बदलने के लिए? देखिए, हम अक्सर भूल जाते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप पढ़ते हैं, गौर से पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे शहरी बनाएं जो खुश हो, जो हायर वैल्यूज की ओर आकर्षित हो वगैरह जी। और क्योंकि खुशहाल देश ऐसे लोगों से ही बन सकता है जी। वो जो बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है ये इतना महत्वपूर्ण है। उससे क्या होता, जब इतनी सरल और महत्वपूर्ण बातें कही जाती है, ये इतना महत्वपूर्ण और सेल्फ एविडेंट होता है ना, उसके बाद हम भूल ही जाते हैं जी। क्योंकि हमें तो पता है जी। और उसके बाद वो ब्रास टैक्स पे हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि देखिए, हायर एजुकेशन में आप डिग्री के लिए जा रहे हैं वो ठीक है, पर उस डिग्री के तहत आप ऐसे वैल्यूज हासिल करें, उस शिक्षा के तहत, डिग्री नहीं कहूंगा, शिक्षा के तहत ऐसी चीजें आपको हासिल करें कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसको आप बेडर करें और आप कामयाब हो जी। तो कोई मान लीजिए हायर एजुकेशन में जाना नहीं चाहता है, कुछ और जाना चाहता है, उसको हमें काबिल बनाएं जी। ऐसा नहीं कि हाफ वे हाउस पे छोड़ दे, कि हम कहे कि हाँ तुम उस तरफ जा सकते हो पर उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग न दे जी। और इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज ए डॉक्यूमेंट काफी छोटा डॉक्यूमेंट है।
वो बेसिकली आपको बताता है कि आपको आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। जी। मुझे लगता है कि जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, लोकल लेवल इम्प्लीमेंटेशन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बेसिकली एक रूल बुक आपको दिया हुआ है, आपको करना क्या है, जी। कैसे करना है। मुझे लगता है कि जो लोकल इदारे, यूनिवर्सिटीज, जो हायर एजुकेशन है, उन्हीं को ही बताना पड़ेगा ये कैसे करना जी। है। डॉक्टर साहब, खेलों के बाद उन्होंने कोरोना की बात की। बिल्कुल। आज न केवल भारत भर की पूरी दुनिया इस चुनौती के साथ मुकाबला कर रही है और लड़ रही है, और भारत की विडंबना ये है कि यहाँ अलग-अलग फ़िरकों में, अलग-अलग इलाकों में, अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में जो देश है वो बँटा हुआ है। और प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों से बात भी की बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि हमारे गाँव में, हमारे इलाके में इस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि इंजेक्शन लगवाओगे तो मर जाओगे, या तो कुछ ऐसा करें कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि इतनी जानकारी दूरदर्शन पर, रेडियो पर और अन्य माध्यमों से देने के बावजूद भी लोग इस तरह के दुष्प्रचार का शिकार हो जाते हैं? देखिए, इस प्रचार के पहले प्रधानमंत्री ने एक बात कही। भारत ने 21 जून को रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल को वैक्सीनेट किया, 86 लाखों को हमने किया। जी। मैं इसको तवज्जो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारी जो वैक्सीन की प्रोडक्शन जुलाई में काफी हद तक बढ़ जाएगी। जी। पहले हम कह रहे थे कि हम वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी है, कमी है। पर मुझे डर था, बहुत सारे लोगों को डर था, अगर वैक्सीन आपके पास आ भी जाए, क्या आपके पास वो लॉजिस्टिकल एबिलिटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे पाएंगे। जी। अब 21 जून में जो हुआ उससे पता चल गया है कि हम कर पाएंगे। तो वैक्सीन की सप्लाई जब बढ़ जाएगी तब हम आराम से इसको मेंटेन कर सकते हैं। जी। तो इसीलिए इस बात को हमें तवज्जो देना पड़ेगा। जी। अब हम वैक्सीन हेजिटेंसी की बात पे आते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत सारे नामी शहरी अखबारों इलाकों में, में। पोर्टल्स में वैक्सीन को लेके जो जो अफवाहें फैलाए गए, उससे बहुत सारे शिक्षित लोग भी वैक्सीन हेजिटेंसी का शिकार था। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब वैक्सीनेशन के लिए गया था, 10:30-11 बजे तक मैं ही एकमात्र बंदा था वहां पे वैक्सीन लेने वाले। जी। वो बिल्कुल खाली था। जी। आपको याद है शुरुआती दौर में लोगों को लगा या तो कोरोना चला गया है जी। या वैक्सीनेशन से कुछ होने वाला नहीं है। जब शहर के पढ़े लिखे लोग इन अफवाहों का शिकार बन सकता है, वहां पे गांव के लोग और भी बन सकते हैं, उनका जी, जी, जी। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जी। तो इसलिए ये जरूरी था प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ लोगों से बात करना, और इस प्रोग्राम के द्वारा इस बातचीत जो हुआ उसको दूर दूर देश तक फैलाना कि वैक्सीनेशन आपको करना है। सिर्फ करना नहीं, आपको दूसरे लोगों को बताना है कि आपको वैक्सीनेशन करना ही करना जी, है। जी, जी। वो अपनी उदाहरण दिया कि मैंने वैक्सीनेशन किया है, और प्रधानमंत्री जी की माँ जो 100 100 टच करने की, वाली है, जी। उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया है। तो ऐसी जब बातचीत गांव वाले से होती है, नंबर 1, और नंबर 2, इस बातचीत को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, मैं मानता हूं इसका असर खास करके गांव में आपके श्रोताओं में काफी हद तक होता है, और मुझे लगता है कि ये सराहनीय है, ये करना चाहिए था। जी। और ये समझ सभी में होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन हम सभी की सुरक्षा के लिए है। जैसे उन्होंने उदाहरण नहीं दिया कि वनवासी इलाकों का ही जिक्र करके बताया कि वहाँ पर लोगों ने खुद अपने ग्रुप्स बनाए, खुद अपने लेवल पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, कोविड प्रोटोकॉल बनाए, और इस काम को रुकने नहीं दिया। आदिवासी इलाकों के लोगों ने ही, हम तो उन्हें पिछड़ा मानते हैं या अनपढ़ मानते हैं, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर ये काम किया। यानी हम अगर ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम किसी बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या शहरी इलाकों में हम रहते हैं। देखिए, ये बैकवर्डनेस की जहां तक हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी परिभाषा, हम बैकवर्डनेस की परिभाषा इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन की बात करते हैं। पर अगर आप सोच की बात कर रहे हैं कि बीमारी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि शहर के लोग बहुत सारी चीज भूल गए हैं। जी। जो ट्रेडिशनल हमारी विजडम्स थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज था कि ऐसी बीमारी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम अपने रूट्स से काफी आगे आ चुके हैं, और इसके चलते हमारे पूर्वज जो करते थे, जिसके लिए एक लॉजिक था, हम भूल चुके हैं। गांव के रहने वाले इस लॉजिक को अभी तक भूले नहीं जी। हैं, और उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को रखते हुए उन्होंने जो जो किया है, उनके ट्रेनिंग में, उनकी सोच विचार में ये करना स्वाभाविक है, जिसके चलते अभी भी गांव उस तरह शिकार नहीं बने हैं जिस तरह शहर शिकार बने थे। और एक बात है, कोरोना के चलते कोई भूखा मर जाए, ये गांव वासियों को एकदम मंजूर नहीं होगा। जी। और इसीलिए एक सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क हो ना हो, वैसे हम जानते हैं
कि सरकार की तरफ से हर गरीब हाउस होल्ड को राशन पहुंचाया गया है और जैम ट्रीटी के तहत पैसा भी पहुंचाया गया है। ये तो रही बात, पर गांव वाले अपनी तरफ से भी जो भूखे मर रहे हैं उनको भूखे मरने नहीं देंगे, उनको उनका सहायता कर लेंगे और जो बीमार है उनका भी देखरेख हो जाएगा। जी। जितना अपना सामर्थ्य से वो कर सकते हैं वो करेंगे। जी। और मुझे लगता है एक बार गांव वाले प्रचार में भी आ जाए कि वैक्सीनेशन हमें करना है, और जब तक सब वैक्सीनेशन नहीं करते कोई सुरक्षित नहीं है, मुझे लगता है कि हम आसानी से कोरोना को हरा पाएंगे। जी, आपने कहा कि अपनी जड़ों से हम जब दूर हो जाते हैं तो गलत होता है, बर्बादी होती है, तबाही होती है, कठिनाइयां जो हैं वो आती हैं। प्रधानमंत्री ने बरसात का जिक्र किया। देखिए, पानी की कमी का हम मुकाबला कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं, क्योंकि हम जल के स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। उसमें भी अपनी जड़ों से, अपनी आदतों से, अपनी रिवायतों से दूर जाना ही कारण है। आप देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, पेड़ पौधों को भगवान का रूप कहा गया है, लेकिन हम पेड़ भी काटते हैं, नदियों को प्रदूषित भी करते हैं, हर गलत काम हम करते आ रहे हैं और अपने आप को मॉडर्न और शिक्षित कहने की आड़ में। अब पानी का जिक्र उन्होंने किया और बताया कि किस तरह से किन इलाकों के लोग इस महत्व को समझ रहे हैं, वही लोग जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो जल संरक्षण में अपने पुराने रिवायतों को, अपनी परंपराओं को रखना कितना जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि इसका जिक्र भी आप करें जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके का उन्होंने किया। देखिए, उत्तराखंड का जिक्र तो हम करेंगे, हम पहले जम्मू की जिक्र करें। हम जिस तरह से अपने बावलियों को भर्ती करते जा रहे हैं, हम भूल रहे हैं कि जम्मू शहर में बहुत सारे वाटर बॉडीज हुआ करते थे, जलाशय हुआ करते थे। हमने क्या किया है, उनको भर दिया है। अगर आप अपने जलाशय, वाटर बॉडीज को इस तरह भर देंगे तो आपके एक्वीफर्स, अंडरग्राउंड वाटर्स रिचार्ज नहीं होंगे। ये हम भूल रहे हैं। आप हाईवे पे जाइए, आप जब कटरा से पहुंचने से पहले आपको इधर उधर आपको बावली मिल जाएगा, उन बावली का स्टेट ऑफ रिपेयर्स दिखिएगा। हम क्या कर रहे हैं? और इसीलिए उत्तराखंड में आज जो हो रहा है, उन्होंने एक टीचर का नाम लिया, भारती जी, उन्होंने उत्तराखंड में 30,000 टैंक उन्होंने खोद चुके हैं। अब देखिए, भारती जी कर रहे हैं वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो हमारा ट्रेडिशन में है। तालाब खोदना, उनको मेंटेन करना हम क्यों करते थे? हम इसलिए करते थे ताकि जब पानी का सीजन हो, ये तालाब भरे, हमारे एक्वीफर्स रिचार्ज हो। आज हम क्या करते हैं, इनको भर देते हैं और ये रन ऑफ होके पानी निकल ही जाता है। और भारती जी जो कर रहे हैं वो ऐसी जगह पे कर रहा है जहां पे वाटर कंजर्वेशन बड़ी मुश्किल है, वो पहाड़ों में कर रहे हैं। आपको पता है मॉनसून के टाइम में पानी ही पानी है और उसके बाद पानी खत्म हो जाता है। आजकल खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाटर रिचार्ज होना चाहिए वो होता नहीं है, और जो स्प्रिंग्स है वो खुद ब खुद खत्म होता जाता है। उन्होंने प्लेन्स की भी बात की, यूपी में, यूपी का जो बात करी है, जो बांदा जिले की बात उन्होंने की। ये बेसिकली कंजर्वेशन की बात है कि हम रनिंग वाटर को जो हम है उसको स्टॉप करेंगे, जहां पे पानी गिरेगा वहीं पे हम ट्रैप करेंगे। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो हम बात करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक हमने नाम दिया है अंग्रेजी में, पर ये जो नॉलेज जो है ये हमारे पास हमेशा था और इसी का ही जिक्र प्रधानमंत्री जी कर रहा है। स्लोगन भी दिया कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। बिल्कुल, ये हमारे जो जम्मू के बावली, उनका रोल क्या है? वही तो है कि इस इलाके का पानी इस इलाके में पहले खर्च हो, इस इलाके में पहले कंजर्व हो। तो यही हमें आगे ले जाना है। अभी भी जम्मू के बहुत सारे गांव में आपको ये वाटर बॉडीज मिल जाएंगे, और जिस तरह भारती जी कर रहे हैं उत्तराखंड में, जो बांडा जिले के अंधा गांव में लोग वहां पे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जम्मू के लोग भी अपने गांव में जहां पे ये बावली है इनको मेंटेन करना चाहिए, ताकि पानी का जो समस्या है वो समस्या जो पहले कभी था नहीं, आज भी वो आराम से सुलझ जाए। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया पेड़ पौधों का और पेड़ पौधों के औषधीय गुणों का। उन्होंने एक श्लोक भी बोला कि नास्ति मूलम अनौषधम, यानी धरती पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है, ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें कोई ना कोई औषधीय गुण ना हो। तो इसमें फिर जो बात आपने पहले की कि अपनी परंपराओं को, अपनी रिवायतों को समझना है और वनस्पति के महत्व को भी जानना है। प्रधानमंत्री जी एक चीज पहले कही कि कोरोना के चलते क्या हुआ है
कि हमें बहुत सारे पेड़ों पौधों का गुण जो है हमें पता चल गया है। चला गिलोय का किसी को किले का मालूम कोई नहीं था। जिक्र नहीं करता था, आज हमें पता चल गया। वो क्या है क्या नहीं है शायद हम जानते नहीं, पर नाम हमारे पास आ गया है। जी उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने रामलोटन कुशवाहा का नाम लिया, जिन्होंने एक बॉटनिकल म्यूजियम आप कह सकते हैं जी, उसने बनाया है। कि कुछ अपने जमीन में बहुत सारे पेड़ पौधे उन्होंने अजायब लगाए घर हैं, बना दिया एक किस्म अजायब का। घर बनाया है। और बहुत अब उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं, देखने के लिए वहां पे क्या है क्या नहीं है, और जो है उनमें क्या गुण है क्या नहीं है। जी ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसा है दवाई के मामले में हम तो आजकल पूरा एलोपैथी पे चल गए हैं। एलोपैथी तो छोड़िए, हम पूरे पश्चिमी देश के पास चले गए थे। जी कोरोना के चलते हमारे ही मेडिसिन मेकर्स, वैक्सीन मेकर्स ने एक वैक्सीन खुद ब खुद बनाया है, और ये रिकॉर्ड है, क्योंकि एक दवाई बनाना कुछ महीनों में ये उतना आसानी से होता नहीं है, पर हमने बनाया है जी और आज ये खड़ा उतरा है। अब ये हम कर सकते हैं। दूसरी, हमारा धरोहर क्या कहता है? हमारा धरोहर ये कहता है कि हर पेड़ हर पौधा का कोई ना कोई गुण होता है। जी और अगर कोरोना के चलते हमने उस सत्य की ओर हम आकर्षित हुए हैं, हमारी ध्यान वहां पे गया है। अब यहां से हम जो उपलब्ध कर सकते हैं, जो निचोड़ सकते हैं, हम निचोड़े, और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। जी तो जैसे डॉक्टर साहब आपने उनके अजायब घर की बात की, उन्होंने तरह तरह के बीज जो हैं वो संजो कर रखे हुए हैं, उनसे जो पौधे तैयार होते हैं उनको वहाँ रखा हुआ है। और ऐसा नहीं कि भारत में सभी पौधे सभी जगहों पर उपलब्ध हों, तो ऐसे मकामी सतह पर भी मान लीजिए हमारा जम्मू का इलाका है, चाहे वो पहाड़ी इलाका है या कंडी का इलाका है, तो ऐसे में भी जो खास वनस्पतियां हैं उनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, बिल्कुल। और जानना चाहिए कि यहाँ कौन सी बहुमूल्य संपत्तियां जो हैं वो वनस्पति के रूप में उपलब्ध हैं, ताकि बिल्कुल। उनका मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पे और भी चीजें आप जोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, गोइंग वोकल फॉर लोकल। यस इसका मतलब क्या है? जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ पेड़ पौधे, कुछ कुछ बूटी आपको कुछ इलाकों में मिलेंगे, और चूंकि वो पूरे देश भर में नहीं मिलता है, उन पे हमारी ओर ध्यान नहीं जाता है। जी ये हमारी साइंटिस्ट्स की काम है। और आप जानते हैं कि जम्मू में बहुत सारे इदारे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन पे काम करते हैं कि इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है वगैरह वगैरह, इनकी पूरी तरह से जांच हो। और अगर आप जम्मू में हैं तो कम से कम जम्मू का फ्लोरा एंड फौना जो है, इस पर आप जांचिए, इस पे देखिए यहाँ से क्या क्या निकल सकता है। जी जिस तरह जम्मू में है उस तरह कश्मीर में भी होगा, जी उस तरह हिमाचल प्रदेश में भी होगा। और ये बहुत जरूरी है कि हमारे रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस संदर्भ में हमारे पास जो एक ट्रेजर हाउस है, इसकी एक कंपाइलेशन हो। जी हमारी देश में अनफॉर्चुनेटली वो कंपाइलेशन कभी हुआ नहीं है। नहीं। और इसकी वजह भी एक है, हमारी साइंस का बायस जो वेस्टर्नाइज था, और वेस्टर्नाइज्ड होने के नाते हमारे नेचुरल क्योर्स, ट्रेडिशनल क्योर्स क्या थे, हम उसको ज्यादा तवज्जो देते नहीं थे। आप देखिए साइंस का प्रोग्रेस जिस तरह से हुआ है, हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि अगर हम एक दवाई बना रहे हैं तो हम उसको डॉक्यूमेंट करते जाते हैं, इसकी स्टेजेस वगैरह क्या था। जो ट्रेडिशन में हमें मिला है, इसकी उस तरह डॉक्यूमेंटेशन हुआ नहीं। सिर्फ ये कहा गया कि इससे ये क्योर होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कैसे ये पहुंचा वो था नहीं, और इसलिए हमने उसको तवज्जो नहीं दिया। अब हमारे पास वक्त आ गया है कि हम इन ट्रेडिशनल रेमेडीज को फिर पूरी तरह से अच्छी तरह से परखें, इस पे खोज करें, शोध करें, ताकि हमें पता चल जाए कि ये अगर इफेक्टिव है, क्यों इफेक्टिव है, और दूसरा क्या इसकी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, क्या उसमें हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं, जी ताकि इनका एफिकेसी और मॉडर्न मेडिसिन एफिकेसी में कोई अंतर न हो, या इनफैक्ट ये बेहतर हो जाए। जी तो ये बेसिकली कोविड के चलते मुझे लगता है कि देश को एक पूरा हमारे नॉलेज सिस्टम्स को धक्का मिला है। हमें अब पता चल गया है कि हम कितने छोटे हैं कुदरत के सामने, जी और ये कुदरत भी हमें जरिया देता है इन चीजों को लड़ने के लिए। पर हम कुदरत जो मेरे सामने है, अगर इसको हम देख नहीं रहे हैं, इसको हम जांच नहीं रहे हैं, हमारी धरोहर जो है इसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो ये अगर हमें इसको रोकना है या इससे जूझना है, ये बहुत जरूरी है कि हमारी लोकल कंडीशन से, लोकल फ्लोरा एंड फौना जो है वो हमें स्टडी करे। और हम सब रामलोटन कुशवाहा जो कर रहा है जी। अपने गांव में,
हमें लगता है हमारे हर गांव में ऐसा करना चाहिए। जी, प्रधानमंत्री ने उसके बाद डॉक्टर्स की बात की और सीएज की बात की, जिनका दिवस जो है 1 जुलाई को आ रहा है। कोरोना का मुकाबला करने में डॉक्टरों की भूमिका, हालांकि ऐसा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि किसी की भूमिका कम नहीं है, हर एक व्यक्ति की भूमिका है, लेकिन डॉक्टर्स का विशेष तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। जो डॉक्टर्स डे आ भी रहा है, तो डॉक्टरों ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया लोगों को बचाने के लिए, उनकी इलाज करने में, उनकी देखभाल करने में। लेकिन यही हमारा देश है जहां डॉक्टर अगर किसी की जांच के लिए जाते हैं तो उनको पत्थर मारे जाते हैं, उनको बहिष्कार किया जाता है, उनको गाली दी जाती है। इस सोच को बदलने की कितनी ज़रूरत है और इस सोच को कैसे बदला जा सकता है कि जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल के हमें बचा रहे हैं, हम उन पर वार करने से भी पीछे नहीं हटते? देखिए, कोरोना के चलते बहुत सारे चीज हमारे देश में जो है कमी थी, वो उभर के सामने आ गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री का 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे की उन्होंने कॉल किया, ये बहुत जरूरी था। और उन्होंने किसका नाम लिया? डॉक्टर विधान चंद्र राय का नाम जी लिया। जी जी। वो खुद डॉक्टर थे और वो ऐसे एक शख्स थे, वो चीफ मिनिस्टर तो रहे पर वो अपने प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ा। जी वो ऑफिस जाने से पहले एक वक्त देते थे जहां पे वो पेशेंट्स को देखते थे। वो निःशुल्क देखते थे, दूसरी बात है, पर वो हमेशा देखते थे। जी ये है बेसिकली एक कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर प्रोफेशन। ये जरूरी है कि पूरा समाज जो है अब डॉक्टर्स को जो रेस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए वो दे, और मेडिकल प्रोफेशन भी अपने आप को उस तरह देखे जैसे डॉक्टर बीसी रे अपने आप को देखा करते जी। थे। देखिए, ये जंग है, जंग में यहाँ पे सिपाही का रोल मेडिकल प्रोफेशन किया है। हमारे डॉक्टर्स और हमारे नर्सेस एकदम फोरफ्रंट में रहे हैं, और ये मैक्सिमम रिस्क इन्हीं का ही था, क्योंकि आप जानते हैं ये डिजीज बेसिकली प्रॉक्सिमिटी से ब्रीड करता है, और उनका काम ऐसा था, उनको प्रॉक्सिमेट होना था। और उन्होंने जान की खतरा न करते हुए किया है। वो एक सिंपल हॉस्पिटल का, हेल्थ सेंटर का मेडिकल वर्कर क्यों ना हो, या एक मल्टी बिलियन कॉम्प्लेक्स का हॉस्पिटल का डॉक्टर क्यों ना हो, सभी ने किया है, सब कूद पड़े इस पे, क्योंकि उनको पता चला है कि ये एग्जिस्टेंशियल बैटल है, वो कूद पड़े। मेरा मानना है कि कोरोना तो चला जाएगा, पर हेल्थ केयर में जो ऐसे काम कर रहे हैं उनका एक दर्जा जो अलग सा है, ये जो कर रहे हैं इसका कोई कीमत नहीं है जी। और डॉक्टर्स को भी पता है, जो हिपोक्रेटिक ओथ ले चुके हैं उनको भी पता है कि कुछ कुछ ऐसी विपत्ति आएंगी जब मुझे जान के परवाह बगैर मुझे काम करना पड़ेगा। जी। ये स्पिरिट जब मेडिकल प्रोफेशन में आएगा और लोगों को समझ में आएगा कि ये मेडिकल प्रोफेशन कितना जरूरी है, मुझे तो पता है कि आज लोगों को पता चल गया कि मेडिकल प्रोफेशन कितना जरूरी है, तब मुझे लगता है कि डॉक्टर्स का जो एक दर्जा हुआ करता था पहले, जी। बचपन में आपको पता है डॉक्टर्स को हम कितना इज्जत देते थे, जी। उनका एक स्टेटस अलग सा होता था। जी। मुझे लगता है कि वो स्टेटस वापस आ जाएगा जी। और ये आना बहुत जरूरी है। जी। आज तो कोरोना था, कल कुछ और होगा, परसों शायद कुछ और होगा, और अगर इस प्रोफेशन को हम वो इज्जत नहीं देते हैं जो हम आर्म्ड फोर्सेस को देते हैं, तब इज्जत के बगैर यहां पे आपके हेल्थ वर्कर्स की संख्या की बड़ी कमी होगी, जिसके चलते आपको बाद में काफी दिक्कतें होंगी। जी। और रही बात डॉक्टर्स के अभियान के या सरकार के अभियान में सहयोग देने की, तो आज प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के 2 उदाहरण दिए। एक तो बांडीपुरा के गांव की, जहां लोगों ने खुद आगे बढ़कर सभी ने टीका लगवाया और सहयोग दिया, और दूसरा उन्होंने श्रीनगर के ही तारिक अहमद पटलू का जिक्र किया, जो कि एक हाउस बोट के मालिक हैं। उन्होंने एम्बुलेंस सेवा शुरू की हुई है और उसी के माध्यम से वो प्रचार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों पे फूल बरसाएं तो हम डॉक्टर की इज्जत करेंगे या उनका तालियां बजाकर स्वागत करें तो ही उनका सत्कार होगा, बल्कि जिस संघर्ष में वो लड़ रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, उसमें सहयोग दे के भी हम काम कर सकते हैं। और जैसे पटलू जी अपनी एम्बुलेंस के जरिए सभी को कहते हैं कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, तो किस तरह आम आदमी भी सहयोग कर सकता है अपने लेवल पर? देखिए, जिस तरह देश का सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा कर्मियों का काम नहीं है, पूरा आवाम का काम है, उसी तरह आप चिकित्सा की बात जब देखते हैं, स्वास्थ्य की बात रखते हैं, वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स का काम नहीं है। और उन्होंने जो बताया है, जब वो बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के गांव से, उन्होंने किसका जिक्र किया? वेहन गांव का जिक्र किया, जहां पे लोगों ने ये इंश्योर किया है जो भी वैक्सीनेट हो सकता है वो वैक्सीनेट हो चुका है, और उन्होंने जो अब प्रचार था उसका भी
उल्लेख किया है खुलेआम उसको एक्सपोज किया है। जी। रही पटलू साहब वो चीज बता रहे हैं जो सरकार बताता है, पर कभी कभी सरकार का मैसेजिंग थोड़ा इम्पर्सनल हो जाता है। पर पटलू साहब जब अपना वोट लेके लाउड स्पीकर से हमेशा कहते रहते हैं, लोकल लेवल पे कहते रहते हैं, और देश के सब पटलू जब ये काम करना शुरू करते हैं तो उसका असर कुछ और होता है। जी। प्रधानमंत्री ने और भी बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इतना समय नहीं है। डॉक्टर्स के साथ साथ उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी जिक्र किया और बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान वो दे सकते हैं। हालांकि हर एक को टैक्स कैसे फाइल करना है, किस तरह से करना है नहीं मालूम होता, लेकिन उसमें भी सीएस जो है वो बड़ा सराहनीय योगदान जो है वो देते हैं। और बाकी बातें तो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि घड़ी इजाज़त नहीं देती कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी विचार प्रधानमंत्री ने साझा किए हैं उनको सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर अमल भी करना है, ताकि हमारा देश एक बार फिर से खुशहाल हो, कोरोना के डर से मुक्त हो। और प्रोफेसर साहब, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और ढेर सारी बातें हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।